वेलकम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको, रोटेशनल मोशन को। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग रोटेशनल मोशन के थियोरेटिकल पोर्शन को देखेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके एक कॉन्सेप्ट, रिजिड बॉडी। कौन सी बॉडी? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है? रिजिड बॉडी ऐसे बॉडी को कहते हैं विच डू नॉट चेंजेस इट्स शेप एंड साइज ड्यूरिंग मोशन। मतलब एक ऐसा बॉडी, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो मोशन के दौरान अपने शेप एंड साइज को क्या करे, चेंज ना करे। तो यूजुअली जितने भी हम लोग सॉलिड वगैरह देखते हैं, नॉर्मली जितने वो बॉडी सब क्या है, रिजिड बॉडी होते हैं। जैसे कि स्टोन हो गया या कुछ भी, ये पेन ही है, ये भी रिजिड बॉडी है, ये भी रिजिड बॉडी है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो ड्यूरिंग मोशन, मैंने जब जिस समय वो मोशन में रहेगा वो अपना शेप चेंज कर सकता है। तो शेप चेंज कर सकता है। मसलन अगर आप बहुत मुलायम रबड़ का कोई अगर बॉल ले और उसको अगर थ्रो किया जाए तो एरियल फ्रिक्शन वगैरह के कारण वो उसका ओवल शेप ले सकता है। जैसे कि अब स्फेरिकल है और अगर काफ़ी एरियल प्रेशर पर तो थोड़ा सा ओवल शेप में आ जाएगा, तो इसको हम लोग रिजिड बॉडी नहीं कहेंगे। या एक क्ले या मड का कोई पार्ट लेकर के अगर यदि हम लोग उसको थ्रो करते हैं या उसको मोशन में लाते हैं तो उसका शेप और साइज वगैरह क्या हो सकता है, ड्यूरिंग मोशन चेंज हो सकता है। या कुछ जेली टाइप की चीज़, ऐसे बॉडीज क्या होंगे, वो हमारे रिजिड बॉडी में नहीं आएंगे। तो इन डिफिनीशन रिजिड बॉडी किसको कहते हैं कि द रिलेटिव पोजीशन of particles does not changes during motion in a rigid body। कहने का मतलब है कि अगर कोई रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी में जैसे कि जैसे देख लीजिए, मान लीजिए एक ये रिजिड ऑब्जेक्ट है, तो इसमें M1 पार्टिकल यहाँ हो, M2 पार्टिकल यहाँ हो, M3 पार्टिकल यहाँ हो, ठीक है। तो हर पार्टिकल का एक रिलेटिव पोजीशन है ना। 2 का 1 के रेस्पेक्ट में, 3 का 2 के रेस्पेक्ट में है ना, 1 का 3 के रेस्पेक्ट में है, 4 का बाकी सब के रेस्पेक्ट में है। मतलब किसी भी पार्टिकल का किसी के दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में इनकी पोजीशन क्या हो, चेंज ना हो रहा हो। जबकि अगर ये शेप चेंज होता तो क्या हो सकता था, M1 M2 M3 में कुछ चेंज आ सकता था, इनके पोजीशन में क्या आ सकती है, चेंज आ सकती है। तो वैसे ऑब्जेक्ट रिजिड वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएंगे। तो रिजिड ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, रिजिड ऑब्जेक्ट जो जिसके पार्टिकल्स का रिलेटिव पोजीशन ड्यूरिंग मोशन चेंज ना हो, ऐसे ऑब्जेक्ट हमारे क्या कहलाएंगे, रिजिड ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। और रोटेशनल मोशन में हम लोग ऐसे ही रिजिड ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है जी, है ना। ऐसे ही रिजिड ऑब्जेक्ट की हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए अब से हम लोग स्टार्ट करते हैं किसको, रोटेशनल मोशन को। ठीक है जी। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पहला टॉपिक ले लें। हालांकि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का चर्चा हम अपने जो भी पिछले वीडियो है उसमें मोरलेस कर चुके हैं, लेकिन चूंकि थ्योरी उसकी हम नहीं बताए थे तो हम सोच रहे हैं कि इंक्लूड कर दें। हम जो कुछ भी बना रहे हैं एक जैसे डॉक्यूमेंट होता है उस टाइप से हम इस वीडियोज़ को बना रहे हैं। तो जिस तरह डॉक्यूमेंट में कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए उस तरह से हम, हमारा प्रयास है कि इसमें भी कोई कमी न छूटे। ठीक है जी। चलिए, तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में अगर हम आते हैं तो क्या हम लोग जाते हैं, सेंटर ऑफ मास का डिफिनीशन जो था R इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा m, मतलब m1 r1 प्लस m2
R2 प्लस कितना M3 R3 एंड सो ऑन अपॉन क्या था भैया, टोटल M, मतलब M1 प्लस M2 प्लस M3 ऐसा, तो टोटल है M1 प्लस M2, इसका सेंस ये था M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट डॉट डॉट, ये था, है ना। तो उसके बदले हम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ले ले, सिस्टम ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट कह लीजिए, सिस्टम कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, है ना, मास। अब हम क्या कर सकते हैं, एम आर इजकल टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 ऐसा, ओके। अब डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आपका आने वाला है m व्हाट, dr बाई डी टी इजकल टू M1 dr1 बाई डी टी प्लस M2 dr2 बाई डी टी प्लस M3 dr3 बाई डी टी एंड सो। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, आर क्या है, पोजीशन। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का मतलब होता है वेलोसिटी, ओके, या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, वेलोसिटी। एम भी M1 V1 ये हो जाएगा आपका dr2 बाई पार्टिकल 2 की वेलोसिटी, M2 V2 प्लस M3 V3 एंड सो ऑन। क्या सजेस्ट कर रहा है ये, मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। किसी भी निकाय का कुल संवेग उनके अवयवों के संवेग के सदिश योग के बराबर होता है। The sum total momentum of a system is equal to the vector sum of the momentum of the individual particle, correct। और इतने लंबे चौड़े डिफिनीशन से अपने को कोई बहुत ज़्यादा लेने देना नहीं है, तो हम लोग जनरली बात को समझे। डेफिनेशन तो बनना चाहिए एक स्टूडेंट के लिए, तो डेफिनेशन उससे बनना चाहिए, ही कैन एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए कि जो आप बोल रहे हैं उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करके आप लिख सकें, इतनी होनी चाहिए। और साथ ही साथ, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितना बेहतर उस बात को समझ रहे हैं, ठीक है जी। चलिए अब फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर करते हैं, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का फिर से करते हैं, तो आने वाला है dp बाई डी टी इक्वल्स टू dp1 बाई डी टी प्लस dp2 बाई डी टी, ऐसे करके। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है जी, थोड़ा सा इधर ले लें। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा कहलाता है व्हाट, फोर्स। तो फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास, COM, force on the center of mass equals to F1, the force acting on first particle, force acting on second particle and force acting on third particle, ठीक है, ओके। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, मास ऑफ द सिस्टम एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास is equal to mass into acceleration of first particle plus mass into acceleration of second particle plus mass into acceleration of third particle and क्या, so on, ये भी, ओके। तो यहाँ पर हम लोग एक जनरल एक्सप्रेशन, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं जिसको हमको समझाना था, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। देखिए इसमें एक बात को हम लोग जब भी बात करते हैं सिस्टम की, अगर मान लें इंटरनल
फोर्सेस की जब हम बात करते हैं, इंटरनल फोर्सेस की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब हम ये मान करके चल रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला फोर्स क्या है, जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास। इंटरनल फोर्स मतलब F1 F2 F1 नो F1 F2 नहीं ना। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास। इस कॉन्सेप्ट को जरा समझिएगा, है ना। ओके, इंटरनल फोर्सेस will act on F1 F2 F3 as F1 F2 F3। तो जरा सा बात को इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस में एक अंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स मैंने F एक्सटर्नल जिसको हम लोग कह रहे हैं, F एक्सटर्नल मान लीजिए 0 है, ठीक है। अब हम क्लियर हो जाएगा कि इंटरनल फोर्स कह किसको रहा है। F एक्सटर्नल अगर 0 है, ठीक है ना। तो अगर टू पार्टिकल सिस्टम है तो F एक्सटर्नल होता कितना F1 प्लस F2। और उस समय में जब F एक्सटर्नल 0 होता तो F1 प्लस F2 क्या होती, 0 होती। तो F1 इक्वल टू माइनस F2 कहा जाता है, या F2 इक्वल टू माइनस F1 कहा जाता है। इसका प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या हो सकता है? प्रैक्टिकल सिचुएशन ये हो सकता है कि दो पर्सन है, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं, इसने इसको इधर धकेल दिया तो ये क्या हो गया, इधर की तरफ आ गया। एक ने दूसरे को इधर पुश किया तो खुद क्या हो गया, पीछे की तरफ आ गया। तो जितना फॉरवर्ड एक्शन होता है बैकवर्ड हमारा क्या हो जाए, रिएक्शन हो रहा है। तो दोनों फोर्सेज एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो सम टोटल ऑफ द फोर्सेज इधर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे फोर्सेज हो सकते हैं जो एक दूसरे पर इंटरैक्ट कर रहे हो, और सम टोटल ऑफ द इंटरनल फोर्सेज हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो सम टोटल ऑफ द इंटरनल फोर्सेज, इस जगह पर सम टोटल इंटरनल फोर्स, ये क्या है, सम ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल F1 प्लस F2 0। तो सम टोटल ऑफ इंटरनल फोर्सेज क्या है, 0 है। और सम टोटल ऑफ इंटरनल फोर्सेज होता भी क्या है आपका, 0 रहता है। तो इंटरनल फोर्सेज के कारण सेंटर ऑफ मास पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, करेक्ट। और अब बात को समझिए कि अब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, यानी कहने का मतलब ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा F1 F2 F3 F4, सब जितने भी पार्टिकल हैं उस पर, सब पर क्या होगा, लग रहा होगा, सम टोटल लग रहा होगा। यानी कि सेंटर ऑफ मास पर अगर कोई फोर्स लग रहा है दैट मीन्स कि वो एक्सटर्नल फोर्स है लिटरली। और ये जो टोटल फोर्स है ये वेक्टर सम हो जाएगा इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम हो जाएगा। मतलब ये कि जितने भी फोर्सेस हैं उनका, या फिर उसको ऐसे समझिए कि जो फोर्स सेंटर ऑफ मास पर आप अप्लाई कर रहे हैं या कोई एक्सटर्नल एजेंसी उसको अप्लाई कर रही है, तो ऐसे सिचुएशन में ये सारे फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे किस पे, इंडिविजुअल फोर्सेस पर, इंडिविजुअल मासेस पर, इंडिविजुअल पार्टिकल्स पर, और उनका वेक्टर सम जो होगा इनके सेंटर ऑफ मास के पर लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये कि इसमें ये पॉसिबल है कि आपके 10 पार्टिकल है, उसमें 5 पर लग रहे हो, 4 पर नहीं भी लग रहे होंगे, ये भी पॉसिबल है। 5 पर लग रहे होंगे, 4 पर नहीं भी लग रहे होंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे कि मान लीजिए 2 पेन है और इसको हम सिस्टम मान रहे हैं, इन दोनों को हम सिस्टम मान रहे हैं, हम इसको फोर्स लगा के दूर कर दिए तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर गया, यानी कि सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगा। बात को समझ रहे हैं हम जो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि आपका और रोटेशनल मोशन आज पढ़ाने वाले थे लेकिन चर्चा सेंटर ऑफ मास पर ही होने लगी, खैर जरूरी भी था, है ना। तो ये हो सकता है कि पार्टिकल 1 पर काम कर रहा है, 2 पर नहीं काम कर रहा है, लेकिन इस सिचुएशन में F एक्सटर्नल यानी कि सेंटर ऑफ मैंने एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ 1 पर काम कर रहा है, और 1 पर काम कर रहा है तो ये शिफ्ट हुआ तो सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि अब जब यहाँ था अभी हट गया तो सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ कहीं बीच में रहा होगा, अब दूर हो गया, करेक्ट है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ इसको जोड़ना और जोड़ करके समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है जी। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात अब सेंटर ऑफ मास वाला कहानी आप लोग समझ गए, और जहाँ कोई बात आएगी बीच बीच में तो हम फिर उसको क्या करेंगे, लेंगे, है ना, उसको हम लोग लेंगे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे।
बना रहे हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और कोई मान लीजिए इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, इस तरीके का इरेगुलर, ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन दो बातें होती हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन दो बातें हैं। रोटेशन का मतलब कि किसी एक्सिस के अबाउट किसी चीज़ को, कोई ऑब्जेक्ट का, कोई रिजिड ऑब्जेक्ट का रोटेट होना, घूमना। रिवॉल्व होने का मतलब होता है कि किसी एक पॉइंट के अबाउट एक सर्कुलर पाथ पर घूमना, दैट इज रिवॉल्यूशन। ओके, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, एंड अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। बात को समझ गए होंगे कि अर्थ जो है सो सन के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो यूजुअली हम लोग चूंकि हिंदी स्पीकिंग पर्सन है, तो हम लोग के साथ एक दिक्कत क्या होती है, हम लोग की बहुत सारे क्लोज टर्म में हम लोग कंफ्यूज हो रहते हैं या एक जैसा मान के चलते हैं। नहीं, जिनका लिटरेचर अच्छा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ मल्टीपल पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग समझ सकते हैं, है ना। तो इसको जब बहुत सारे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ समझ सकते हैं, तो देयर मस्ट बी m1 पार्टिकल at r1 distance. That particle r1 must be moving on a greater circular track, and there must be another particle m2 and it is revolving. अभी आते हैं बहुत सारी बातें हम सिंपल बात में लेकर के भी चल रहे हैं, और बहुत कुछ बात समझ भी। r2 it must be revolving, the particle must be revolving on a circle. As compared to m1, m2 is comparatively at a far distance, at a large distance. So m2 must be revolving on a greater circle. Now take a particle m3. Definitely the position of m3 with the axis of rotation is comparatively much more than the other twos. So it must be revolving on what? कंपेरेटिवली लार्जर सर्किल। ये लार्जर सर्किल पर क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा। ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस एंड द पार्टिकल्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द एक्सिस। यानी आवश्यकता यहां हमारे किसकी है, सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन में हमने बहुत सारी बात को समझाई थी, लेकिन यहां पर समराइज कर दे रहे हैं थोड़ा। समरी जो कहते हैं, समरी पता नहीं भैया, हम लोगों की तो स्पेलिंग भूलने की तो जो आदत है, समरी डबल एम होता है, समरी पता नहीं। हाँ, तो समरी क्या है, समरी कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन की अगर आप बात याद करें तो ऐसे में r इज रेडियस, ओके, एंड it must have a linear velocity and it must have a angular velocity. Angular velocity क्या क्या रिलेशन हम लोगों ने देखा था इसमें? हम लोगों ने इसमें रिलेशन देखा था क्या, आर्क लेंथ एल हो तो थीटा आर्क लेंथ एंगल, जिसको हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात इसमें आती है सर्कुलर मोशन में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू व्हाट, लीनियर एल, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ओके, अपॉन व्हाट, आर्क, अपॉन रेडियस आर, यानी थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ओके, एलिमेंट्री लेवल में देखें डी थीटा इजकल टू डी एल बाई आर, ठीक, ओके। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डी थीटा बाई डी टी इजकल टू 1 अपॉन आर डी एल बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा 1 अपॉन आर डी एल बाई डी टी, दैट इज भी। तो ओमेगा का जो रिलेशन बनता था वो भी बाई आर, यानी ओमेगा किसको कह रहा है, एंगुलर वेलोसिटी को। तो एंगुलर वेलोसिटी
ओमेगा इक्वल टू भी अपॉन आर, तो भी इक्वल्स टू आर ओमेगा, आर ओमेगा, ठीक है। इसी को आगे बढ़ा खड़े, उसको अब लेंगे बाद में। इसी को लेकर डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम लोग लेंगे तो dv/dt यानी एक्सीलरेशन, ठीक है, लीनियर एक्सीलरेशन, ये लीनियर एक्सीलरेशन आर, अभी वेक्टर मान ही आते हैं, आर और डी ओमेगा बाई डी टी, यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन। यहाँ अल्फा लिया जा रहा है डी ओमेगा बाई डी टी को, और इसको कहते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको कहते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। ओके, एक वेक्टर फॉर्म में भी इसको जानना हम लोगों के लिए क्या है, जरूरी है। ये तो हम लोग जैसे कि इसको बात को समझ गए। अब जरा सा हम लोग इसको देखना चाहेंगे वेक्टर फॉर्म में कहाँ क्या रहेगा, कौन क्या क्या रहेगा। अगर आर पोजीशन वेक्टर ये मान करके चले, ये हमारा पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी क्या डायरेक्शन ये हो रहा होगा। चलिए यहाँ पर हटाइए, जरा सा फिगर को कॉम्प्लिकेट करने से कम कीजिए। ये भी का डायरेक्शन है, ठीक है, भी का डायरेक्शन है। देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ओमेगा का डायरेक्शन ये होगा ऊपर की तरफ, ऐसे घूम रहा होगा, है ना, ऐसे घूम रहा ऊपर की तरफ, है ना, ये ऊपर की तरफ, ये राइट हैंड रूल ये काम करता है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब पहले यहीं से चले हम लोग, लीनियर डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो कुछ भी है। तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो यहाँ से अगर यदि हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म देखना चाहते हैं तो एल इक्वल टू आर थीटा, थीटा आर, जो भी लिखना है लिखिए आर थीटा। लेकिन जब हम वेक्टर फॉर्म में जाएंगे तो एल वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये थीटा क्रॉस आर। डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन। इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते, आर क्रॉस थीटा नहीं ले सकते, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, है ना, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। और तो जब L इक्वल टू थीटा क्रॉस आर ले रहे हैं, तो अब जरा से V इक्वल टू आर क्रॉस, इसी को डिफ्रेंशिएट करते हुए जाएंगे तो ये dl/dt यानी कि लीनियर वेलोसिटी V बन जाएगा। चलिए इसको वेक्टर फॉर्म नाम देते हैं, वेक्टर फॉर्म हम नाम देते हैं, ठीक है, नहीं वेक्टर फॉर्म, ठीक है। d थीटा/dt क्या हो जाएगा आपका ओमेगा, और dr/dt क्या हो, dl/dt ओमेगा क्रॉस V, नहीं ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, dr/dt फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, ओमेगा क्रॉस आर ये आ जाएगा, पोजीशन कांस्टेंट है, आर बीइंग कांस्टेंट, आर बीइंग कांस्टेंट जीरो हो जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो आर बीइंग कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, ये वेरी नहीं कर रहा है, dr/dt ये आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर। फिर इसी तरह से एक्सीलरेशन के लिए चलते हैं, तो एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा क्रॉस कितना आर। ये बन गया हमारा ये टर्म। जब कहीं पर अगर वेक्टर वाली बात फंसेगी तो हम लोग ये याद रखेंगे, तो हम लोग का क्या होगा, काम बन जाएगा, है ना। चलिए एक वो भी रिकॉल करा देते हैं, क्या होता है, ओमेगा को हम लोग लेते हैं थीटा बाई क्या टी लेते हैं ना, या डी थीटा बाई डी टी लेते हैं, ठीक ना, है ना, जो भी लेते हैं तो थीटा बाई टी लीजिए। तो अगर टी इक्वल टू कैपिटल टी टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, अगर हम इसको टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, रिवॉल्यूशन ले रहे हैं, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ले रहे हैं, देन थीटा मस्ट बी हाउ मच, 360 डिग्री। एक चक्कर लगाएगा तो कितना का एंगल बनाएगा, थीटा 360 डिग्री, जिसको हम लोग 2 पाई रेडियन में 2 पाई रेडियन लेते हैं। तो भैया नेचुरल एंगल हमारा रेडियन एंगल ही है, इसलिए हम लोग इसको ज्योमेट्रिकल एंगल हमारा रेडियन एंगल ही है, ठीक है ना, 2 पाई रेडियन। ये डिग्री और रेडियन पर कभी हम चर्चा करेंगे कि क्यों इसी को क्यों लेते हैं, इसको क्यों नहीं लेते। तो ऐसे सिचुएशन में हम देखें तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा के बदले में 2 पाई रख देंगे, तो इसके बदले में टी, तो ये एक रिलेशन बनता है। फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हम इसको देखें, यहीं पर देख लेते हैं, इसको नोट कर लेंगे, है ना।
फ्रीक्वेंसी के साथ देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी और इसके फ्रीक्वेंसी जो होता है एन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, रिवोल्यूशन पर सेकंड है ना। एन की वैल्यू या न्यू से भी कहीं लिखा जाता है तो रेसिप्रोकल ऑफ टी होता है। अगर इसको यहाँ पर रखते हैं तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एन या न्यू, ये सिंबल भी इस्तेमाल होता है ना, ये न्यू का सिंबल ये भी इस्तेमाल होता है। ठीक, तो ये रिकॉल करने के लिए हम लोगों ने इन बातों को लिया था। ठीक है, ओके, चलिए तो इसको अब हटा देते हैं, है ना, इसको हम लोग हटा देते हैं। हाँ, अब जरा सा देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है। क्या नोटिस करेंगे हम लोग? एक बात जो नोटिस करेंगे, ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट विल हैव द सेम एंगुलर वेलोसिटी। कांस्टेंट क्या होगा? इसका एंगुलर वेलोसिटी सबका कांस्टेंट होगा, जितने भी पार्टिकल हैं। क्यों होगा? क्योंकि अगर 5 सेकंड के अंदर एक चक्कर लगाता है, 1 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, कुछ भी फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड सबका सेम रहेगा, सबका सेम रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि m1 पार्टिकल 1 चक्कर लगाएगा तो m2 2 चक्कर लगाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि हम रिजिड बॉडी की बात, इसलिए हम लोग चर्चा में क्या स्टार्ट किए थे? रिजिड बॉडी की रिलेटिव पोजीशन उसका चेंज नहीं होगा। अब हम ये एक बॉल लें, उसके अंदर पानी भर दें और उसको रोटेट कराने लगे, वो रिजिड बॉडी हमारा नहीं हुआ, वो रिजिड बॉडी हमारा नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर पानी भी क्या होगा, अपना स्थिति से घूमना चालू कर देगा। तो उसमें m1 m2 m3 पार्टिकल अगर ले लेंगे तो फिर कहानी यहाँ बैठेगी नहीं। तो वी आर इन रोटेशनल मोशन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? रिजिड बॉडी। ये ध्यान रहे, है ना, हम लोग रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रहे। ठीक है, तो एंगुलर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगा। अब जरा सा एक बात गौर कीजिए, है ना, तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ओमेगा क्रॉस आर होता है, वो हम वेक्टर में देखें, लेकिन जब वेक्टर की बात करेंगे तब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, है ना। तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ऐसे सिचुएशन में एक्चुअल में क्या है कि अभी तक आपको रोटेशनल मोशन हमने लिखा और सेंटर ऑफ मास की कर दी, फिर आप ओमेगा की चर्चा कर रहे हैं। ये इन सब के बगैर आगे बढ़ेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए ये सब जानना जरूरी है ना। तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अब अगर आप फॉर m1 जाएँ, जरा नोटिस कीजिएगा, m1 जाते हैं, अगर m1 के लिए जाते हैं तो v1 इक्वल टू r1 ओमेगा, ओमेगा तो सेम रहेगा। ठीक है, अगर फॉर m2 जाते हैं, तो v2 इक्वल टू r2 ओमेगा। इसी तरह से m3 के लिए जाते हैं तो v3 इक्वल टू r3 ओमेगा। एक बात क्या बोल रहे हैं, जिसकी जो जितने फार पोजीशन पर होगा उतना क्या होगी वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी। v1 है तो r1 पोजीशन पर, v2 r2 पोजीशन पर, v3 r3 पोजीशन पर। डिस्टेंस कह लीजिए, पोजीशन मत कहिए, डिस्टेंस कह लीजिए, रेडियस कह लीजिए, रेडियस ऑफ द सर्किल ऑन विच इट इज मूविंग। तो रेडियस ऑफ द सर्किल जिस पर क्या हो रहा है, वो घूम रहा है ना, रेडियस ऑफ सर्किल जिसके ऊपर घूम रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में इसका मतलब कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन की क्या होगा, वो जीरो होगी, क्योंकि जो पार्टिकल यहाँ होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी जीरो होगी, है ना, लीनियर वेलोसिटी उसकी जीरो होगी। तो जितना दूर होगा, जो सबसे ज़्यादा दूर होगा, मान लीजिए यहाँ पर, उसमें उसकी वेलोसिटी क्या रहे होगी, लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। तो कभी भी आप किसी रोटेटिंग टेबल के ऊपर अगर खड़े होते हैं, है ना, रोटेटिंग टेबल के ऊपर खड़े होते हैं तो होगा ये कि अगर मान लीजिए आप ऐसा कुछ रोटेटिंग टेबल पर आप खड़े हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे लोग हैं, या झूला जो होता है ना घूमने वाला, घुमाता है, जो पर्सन यहाँ होगा, 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 चलिए इसको हटाइए, यहाँ होगा। तो होगा क्या कि ये इसकी लीनियर वेलोसिटी कम, इससे ज़्यादा इसकी होगी, इससे ज़्यादा इसकी होगी, इससे ज़्यादा इसकी होगी। जो सेंटर से जितना ज़्यादा दूर चलता चला जाएगा उसकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, जबकि उनकी एंगुलर वेलोसिटी दोनों सबकी क्या रहेगी, सेम होगी।
ठीक है जी, चलिए। तो ये बात हम लोग देख रहे थे, है ना। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये, है ना। चलिए तो आगे अब बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन, लीनियर मोशन में हम लोग क्या देखते थे, और इसको एक टेबल से हम बना देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। रोटेशनल मोशन क्या थी पहली पॉइंट, पहला इक्वेशन क्या था? पहला इक्वेशन हुआ करता था अपना v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही था ना। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। अब इसी तरीके से रोटेशनल मोशन में फाइनल वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट प्लस एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इनटू टी। ठीक है, एकदम याद करने का तरीका एकदम बिल्कुल सिंपल है। और दूसरा क्या था? डिस्प्लेसमेंट, एस, डिस्टेंस कवर्ड एस, ओके, इक्वल टू डेल एस से, चलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस हो जाता हूँ। डेल एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें एक्स माइनस एक्स नॉट हुआ करता था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। एक्स नॉट इनिशियल पोजीशन है तो एक्स इक्वल फाइनल पोजीशन एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर किसी को ध्यान नहीं हो तो अपना ध्यान कर लीजिए। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गया, ये पोजीशन इक्वेशन हो गया। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से ही हम लोग पोजीशन इक्वेशन, इसमें भी कुछ ऐसा ही करने वाले, ठीक है। वो क्या है? डेल थीटा, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। यू टी इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट टी प्लस क्या 1/2 ए टी स्क्वायर, तो अल्फा टी स्क्वायर। इसमें भी वही बात आ जाएगी, थीटा माइनस थीटा नॉट इनिशियल एंगुलर पोजीशन माइनस फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन, तो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू थीटा नॉट प्लस ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है जी, है ना। अब तीसरी बात, ये दूसरी बात ही थी, हाँ, तीसरी बात क्या होगी? तीसरा इक्वेशन क्या था जी? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as x डेल एक्स जो कह लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें भी बात ऐसी ही आएगी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल एक्स, तो डेल थीटा, या ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सीधा दिया हो तो ये अप्लाई होगा, नहीं दिया हो तो दूसरा कुछ अप्लाई होगा। इससे जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल होते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा लंदफंद बात आती नहीं है, है ना। तो ये इसको सिंपल में क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। वो इक्वेशन ऑफ मोशन याद है तो ये आराम से, चलिए थोड़ा सा बीच में एक जो अब तक हम बताए हैं उसको टेस्ट करें कि कोई कितना हद तक कोई बात को समझ चुका होगा। दो डिस्क है, एक छोटा डिस्क है और इसके ऊपर एक बड़ा डिस्क है ना। ऐसा ये फिगर बनाते हैं और इसके ऊपर एक उससे सटा हुआ एक बड़ा डिस्क है, इस पर एक ए ब्लॉक सस्पेंडेड है, ए ब्लॉक, इस पर ये एक बी ब्लॉक सस्पेंडेड है, ओके। और दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, सेम है, ओके। अब इनको अगर इंडिपेंडेंटली छोड़ दे नीचे की तरफ आने के लिए, और ए अगर x डिस्टेंस ट्रेवल करता है और b अगर y डिस्टेंस ट्रेवल करता है, क्या आप हमको बतला सकते हैं
कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशन कितना होगा। कहने का मतलब बी कितना डिस्प्लेस होगा ए के कंपेरिजन में, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, क्योंकि दोनों एक व्हील पर है। छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है छोटी वाली चक्की पर मैंने इस टाइप का है कि मतलब एक बड़ा सा व्हील है, उसके साथ में छोटा सा व्हील, छोटे से व्हील पर ए वाले को सस्पेंड किए हुए हैं और बड़े से व्हील पर बी वाले को सस्पेंड किए हुए हैं। क्या होगा, इनमें रिलेशन ये है कि इसका रेडियस r है तो इसका रेडियस 2r है, इसका रेडियस 2r। अभी मैं क्या बता रहा था, v = r ओमेगा। तो लीनियर वेलोसिटी जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसमें क्या होगा, चूंकि ओमेगा तो सेम दोनों में ही है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, b की लीनियर वेलोसिटी a के कंपेरिजन में डबल है, तो किसी भी टाइम b जितना डिस्प्लेस होगा, b जो डिस्प्लेस होगा वो a से डबल होगा, यानी कि a के कंपेरिजन में b का डिस्प्लेसमेंट डबल होगा ना, करेक्ट। तो अभी जो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले जो हम बात हो रही थी, ये बात अचानक से हमारे दिमाग में आ गई, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा आपको बात एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से समझा लेते हैं। बड़े व्हील पर जो होगा, जो बड़े रेडियस पर होगा वो ज़्यादा नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसकी लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ क्या पार्ट को देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तीसरी बात क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स। जब ये टर्म हम लोग पहले जानते हैं, इनर्शिया भी जानते हैं, मोमेंटम भी जानते हैं, फोर्स भी जानते हैं। ये सारे टर्म हमारा इस्तेमाल होता है किसके लिए, लीनियर वेलोसिटी के लिए, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी के लिए, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी के लिए, है ना। तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल को रैखिक, पता नहीं, रैखिक नहीं बोलते, कम से कम रैखिक नहीं बोलते हैं, इतना तुमको याद है ना। तो ये इनर्शिया, मोमेंटम और ये फोर्स। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास, इनर्शिया से मतलब था मास का। तो जब रोटेशनल मोशन की हम बात कर रहे होंगे तो ऐसे सिचुएशन में सिंपल मास नहीं आएगा, क्योंकि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। टर्म को जो समझिए, शुद्धता, कॉन्सेप्ट की शुद्धता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है अच्छा फिजिक्स को समझने के लिए। वो कूद फांद के पढ़ाने हमको नहीं आता है, हम यूट्यूब में देखते हैं कि बहुत लोग कूदते फांदते रहते हैं, वो हमारी स्टाइल नहीं। कूदने फांदने की ज़रूरत नहीं है, हाँ ह्यूमरस रहने की बिल्कुल ज़रूरत है, ठीक है। ह्यूमर अच्छी बात है, लेकिन कूदना फांदना नहीं। तो मास इज द मेजर ऑफ, जब ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं तो लोग मास की बात करते हैं। मास इज द मेजर ऑफ व्हाट, इनर्शिया। इसको इनर्शियल मास भी कहते हैं खास करके, ठीक। चलिए, लेकिन जब जैसे ही हम लोग रोटेशनल मोशन में जाएंगे तो उसका एनालॉगस कुछ लेने की जब बात आएगी तो सिर्फ मास से बात नहीं बनेगी। क्या नहीं बनेगी, मास से बात नहीं बनेगी। तो किससे बनेगी वो बात में आएगी। फिर उसी तरीके से आपका मोमेंटम होगा, जब रोटेशनल मोशन में हमारी बात जाएगी तो इसकी मोमेंट ऑफ द मोमेंटम हम लोग लेंगे, माने रोटेशनल इफेक्ट। मोमेंट कहने का मतलब है क्या, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी का रोटेशनल इफेक्ट, करेक्ट। उस सेंस में हम लोग देखें मोमेंट टर्म को। एंड मोमेंट ऑफ द फोर्स, इसका तो एक नाम भी है, मोमेंट ऑफ द फोर्स, दैट इज क्या, टॉर्क। तो अब हमारी चर्चाएं आगे
इन्हीं बातों पर होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर, मोमेंट ऑफ मोमेंटम पर, और मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क के साथ एक कपल की भी चर्चा हम लोग करेंगे। कपल, पेयर ऑफ फोर्सेस, पेयर ऑफ एंटी पैरेलल फोर्सेस, इस पर भी चर्चा आएंगी, है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करें हम इनर्शिया की, यानी मोमेंट ऑफ, यहाँ पर सिर्फ इनर्शिया नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो इनको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, इनको थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक, ओके, हटा दे भाई। अब एक बात हम समझने की कोशिश करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी का लेना होगा तो क्या लें, क्या लें, कितना लें। तो सोचते हैं, देखते हैं, कोई भी पार्टिकल रोटेट अगर रिवॉल्व कर रहा होगा किसके अबाउट, मान लीजिए कोई एलिमेंट्री पार्टिकल m है जो r रेडियस के पाथ पर क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक, लेट सपोज इट हैज ए कांस्टेंट स्पीड से v। ओके, देन व्हाट मस्ट बी द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी हाफ m, ट्रांसलेशनल मोशन के हिसाब से इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगा। चलिए अब इस एनर्जी के टर्म को हम लोग लेकर के चलने वाले हैं किस तरफ में, हम लोग लेकर के रोटेशनल मोशन वाले टर्म की तरफ भागे, है ना। काइनेटिक एनर्जी को, चूंकि एनर्जी वाली कहानी में कोई डिफरेंस नहीं आएगी, चाहे रोटेशनल मोशन के लिए हो या ट्रांसलेशनल मोशन की, एनर्जी की कहानी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो नहीं होगा तो हाफ m v इक्वल टू r ओमेगा। क्या दिख रहा है, वन बाई टू mr² ओमेगा²। तो अब जरा सा इन दोनों टर्म को हम लोग कंपेयर करते हैं, इसी से निकाल करके यहीं पर हम लोग कंपेयर करते हैं, यहीं से कंपेयर करते हैं। कंपेयर कीजिए, ट्रांसलेशनल मोशन में 1/2, ठीक है, ओके। v इज द ट्रांसलेशनल मोशन की स्पीड है v, ओके, ठीक है, v², यहाँ पर ओमेगा²। What is the m? m is the mass of measure, m is the mass and mass is the measure of inertia of translational motion. Okay, inertial mass. Okay. इसका मतलब कि ये जो mr² का टर्म है, it is analogous to what? Inertia of translational motion. The translational motion में अगर सिर्फ मास है तो रोटेशनल मोशन में क्या है, वही चीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, वहां तो मास होता था ट्रांसलेशनल मोशन में, अब इनर्शिया का मोमेंट क्या है। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा, अगर हम इसको एनर्जी को, अब जो काइनेटिक एनर्जी है उसको अगर रोटेशनल मोशन के फॉर्म में लेकर के जाएंगे तो क्या लिख पाएंगे, अगर ये मान करके चले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ले ली जाए तो इसको I और उसकी वेलोसिटी इनर्शिया हाफ m माने इनर्शिया इंटू स्पीड का स्क्वायर यानी ओमेगा का स्क्वायर, तो हाफ I ओमेगा², हाफ देखिए जरा सा mr² और ओमेगा², then I stands for mr², यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। तो एनी पार्टिकल रोटेटिंग, रिवॉल्विंग, नॉट रोटेटिंग, रिवॉल्विंग on a circular track of radius r must have a moment of inertia that is what, mr²। इनर्शिया का रोटेशनल इफेक्ट कितना, I इक्वल टू mr² for a particle। So what will happen for the object as the whole? तो एनर्जी जिस तरह से जोड़ लेते हैं तो इनर्शिया को भी मास को जैसे जोड़ लेते हैं तो इनर्शिया को भी क्या कर लेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, ठीक है।
जिस तरह से मासेस प्लस मासेस इनर्शिया, टोटल मास को ऐड कर लेते हैं टोटल इनर्शिया समझने के लिए, m1 मास है, m2 मास है, m3 मास है, m4 मास है, m5 मास है, सबको जोड़ लेते हैं, जोड़ लेंगे इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अब जरा सा देखिए कि अगर हमारे पास, एक सेकेंड जरा, अब इनकी कहानी है, I=mr² हम लोगों ने क्या कर लिया, समझ लिया कि भैया किसी एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगा। तो अब हम लोग पूरे ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ओके, देखिए ये घूम रहा है, अगर कोई पार्टिकल हुआ, अगर कोई पार्टिकल हुआ, ठीक, और वो m मास का है, r रेडियस पर है, ओके, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी बनेगी, mr²। अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट, अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है और मल्टीपल पार्टिकल इसके हैं, है ना, ओके, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअल I1 प्लस I2 प्लस I3 से लेकर के टोटल n पार्टिकल मान ले तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1² प्लस m2 r2², ऐसा करके पूरा, ठीक है। तो I जो होगा सिग्मा mi ri का स्क्वायर I=1 से लेकर के n तक। इस एक्सप्रेशन को यहाँ लिखिए, I सिग्मा mi ri² अपॉन नहीं है ना, नहीं अपॉन कुछ नहीं, ठीक है। ये बन जाता है इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एक सिचुएशन ये पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल के, ये एज ऑब्जेक्ट के लिए। अब कुछ बातें डिस्क वगैरह के लिए भी हो सकती है जिसमें मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। सपोज दैट कि कोई डिस्क है जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास नहीं हो रहा हो, या सिचुएशन डिफरेंट हो रही हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर कुछ दूर पर मान लीजिए dm पार्टिकल है जो r डिस्टेंस पर है, तो जो यही बात हम लोग लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इसको इस तरह से क्या होता है, मासेस का सम करेंगे, आर वेरिएबल होगा, आर की पोजीशन के हिसाब से मास डिपेंड करेगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो इसको लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ mr²। तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dmr²। अगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो तो वहाँ पर कैलकुलेशन के लिए dmr², इसको ज़्यादा क्लियर करके लिखना हो तो r² dm, चूँकि मास जो होगा वो पोजीशन का फंक्शन बन जाएगा, और उस जगह पर हम लोग इंटीग्रेशन प्रोसेस को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो आज की वीडियो हमारी 50 मिनट तक टच करने वाली है, इसलिए मैं इससे लंबा वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। ये मैं कई वीडियो में मैं बोल चुका हूँ। तो अब जस्ट एक इनफैक्ट क्या हुआ कि आज हम लोग रोटेशनल मोशन के इंट्रोडक्शन में ही रह गए इस वीडियो में। अब असल कहानी तो चालू होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन और डिफरेंट शेप एंड साइज के ऑब्जेक्ट का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, फिर हम लोग उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वगैरह उसको देखेंगे। उसके बाद बढ़ेंगे मोमेंट ऑफ द फोर्स, मोमेंट ऑफ द मोमेंटम, ये सारी कहानियाँ, ठीक है। तो बने रहिए, धन्यवाद।